Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear students, welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System में हाफिज फरूक शहजाद। आज हम एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स का लेक्चर नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन 17.6 टू 17.11। क्वेश्चन नंबर 6 है describe the formation of energy bands in solid, explain the difference among the electrical behavior of conductors, insulator and semiconductor in terms of energy band theory. So सबसे पहले हम करते हैं formation of energy band. When a large number of atoms say n are brought close to one another to form a solid, each energy level of the isolated atom splits up into n subshell called states under the action of the force exerted by the atom in the solid. हम जानते हैं कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो फ्रीली इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम बहुत सारे एटम्स को करीब लाते हैं तो उनके अंदर जो फोर्स लगती है तो वो जो एनर्जी स्टेट्स बन जाती हैं उनको हम एनर्जी बैंड्स कहते हैं जहां इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं। अब हम डिफरेंस देखते हैं इलेक्ट्रिकल बिहेवियर में कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का। तो फर्स्ट हम देखते हैं वैलेंस बैंड। इंसुलेटर्स में जो वैलेंस बैंड होता है वो कंप्लीटली फील्ड होता है, जबकि कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर में पार्शियली फील्ड होता है। कंडक्शन बैंड अगर देखें तो कंडक्शन बैंड जो होता है इंसुलेटर में कंप्लीट कंडक्शन बैंड क्या होता है, कंप्लीटली एम्प्टी होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जबकि कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर में पार्शियली फील्ड होता है। उसके बाद इंसुलेटर्स में लार्ज बैंड गैप होता है, कंडक्टर्स में कोई बैंड गैप नहीं होता और सेमीकंडक्टर में स्मॉल बैंड गैप पाया जाता है। और अगर हम इनकी कंडक्टिविटीज देखें तो इंसुलेटर्स की जो कंडक्टिविटी है वो बहुत लो यानी कि 10⁻⁻10 एंड 10⁻⁻20 होती है, जबकि कंडक्टर्स की 10⁻7 और सेमीकंडक्टर्स की 10⁻6 से 10⁻4 होती है। सो इस तरह हम टेबल की फॉर्म में कंपैरिजन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी इंसुलेटर, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स का। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हाउ वुड यू ऑब्टेन एन टाइप एंड पी टाइप मटेरियल फ्रॉम अ प्योर सिलिकॉन? इलस्ट्रेट इट बाय स्कीमेटिक डायग्राम। सो पहले हम डिस्टिंग्विश करते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं? सेमीकंडक्टर इन इट्स एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कोई भी जो सेमीकंडक्टर होगा जब वो अपनी नेचुरली प्योर फॉर्म में होगा तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है, जबकि एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं? सच अ सेमीकंडक्टर इन व्हिच एन इम्प्योरिटी इज डूप्ड इज नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर किसी दूसरे एलिमेंट के एटम्स ऐड कर दिए जाएं जो कि 1:10⁻6 होते हैं तो उसको हम डूपिंग कहते हैं, और उस प्रोसेस से जो एलिमेंट हमारे पास न्यू बनता है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। अब हम एन टाइप और पी टाइप किस तरह से बनाएंगे? पहले हम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स देखते हैं। व्हेन अ सिलिकॉन क्रिस्टल इज डूप्ड विद अ पेंटावैलेंट एलिमेंट, जब हम किसी पेंटावैलेंट एलिमेंट को डूप्ड करते हैं तो पेंटावैलेंट के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि 4 सिलिकॉन्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, जबकि 5th इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा? फ्री। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा? करंट गुजरने का बाइस बनेगा। तो इस तरह पेंटावैलेंट ऐड करने से जो हमारे पास सेमीकंडक्टर की टाइप बनती है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाती है। सो जो पेंटावैलेंट होते हैं ये डोनर्स कहलाते हैं। अगर हम देखें पी टाइप में तो जब किसी सिलिकॉन को डूब किया जाता है ट्राईवैलेंट से, ट्राईवैलेंट वो एलिमेंट हैं जिनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। एक डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी जो कि एज अ होल होगी जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन आके रिजाइड कर सकता है। सो सच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय होल एंड इलेक्ट्रॉन इन अ प्योर सेमीकंडक्टर एलिमेंट। सो इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म हमें शो करना है, तो इन अ प्योर सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ होल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। प्योर सेमीकंडक्टर में होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? दोनों इक्वल होते हैं। व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड द होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस द इफेक्ट ऑफ सम फोर्स। जब हम कोई एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं
वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, जबकि होल नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं. ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी वन साइड where the whole get drifts in the opposite direction. तो इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? एक्चुअल मूवमेंट ऑफ चार्जेस, और फ्लो ऑफ चार्जेस क्या कहलाता है? करंट. दिस इज द रीजन फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड द कंडक्टर्स. The total current flowing in the conductor is equal to the sum of the current due to motion of free electron plus the current flowing due to the holes. तो जो टोटल करंट आ जाता है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से होता है. क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट अ नोट ऑन सुपर कंडक्टर. सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है, तो इसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे. सुपर कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल दैट एट अ सर्टेन टेम्परेचर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद नो रेजिस्टेंस, या हम कह सकते हैं बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर हुज रेजिस्टिविटी बिकम जीरो. ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टिविटी सर्टेन टेम्परेचर से बिलो जीरो हो जाती है, सुपर कंडक्टर्स कहलाते हैं. सुपर कंडक्टर्स आर द मटेरियल हु रेजिस्टिविटी बिकम जीरो बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर. और उस टेम्परेचर को जिसके ऊपर रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं. दीज मटेरियल ऑफर नो रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड आर परफेक्ट कंडक्टर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी. नोट लिखना चाहें तो आप इसमें मजीद लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर और हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. और इसके साथ इसकी जो एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन्स हैं, पावरफुल एंड स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक मोटर है, और फास्ट कंप्यूटर चिप्स हैं. इनको एक्सप्लेन कर देंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट नोट बन जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज मीन बाय पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. गिव एग्जांपल फॉर ईच. सो वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन करते हैं. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं सच सब्सटेंस इन विच द ऑर्बिट एंड स्पिन एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर सो एडजस्टेड दैट देयर फील्ड सपोर्ट ईच अदर एंड द एटम्स बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट. ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन एक दूसरे को एड अप करती हैं और टाइनी मैग्नेट यानी कि स्मॉल मैग्नेट के तौर पर बिहेव करती हैं, तो वो पैरामैग्नेट कहलाते हैं. जिसकी एग्जांपल्स हमारे पास आयन, सम रेयर अर्थ एंड एक्टिनाइड एलिमेंट्स होते हैं, या सर्टेन साल्ट्स लाइक पोटाशियम, क्रोमियम, एलम, गैडोलिनियम सल्फेट, ऑक्टाहाइड्रेट. ये हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव करती हैं, और ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं. अब हम बात करते हैं डायमैग्नेटिक की. सच सब्सटेंस इन विच देयर इज नो रिजल्टेंट फील्ड एज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय बोथ ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कैंसल ईच अदर एंड देयर इज अ परमानेंट मैग्नेट मूवमेंट बिटवीन द एटम्स. इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन है, उससे जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होती है, वो एक दूसरे को कैंसल अप कर देते हैं. तो कैंसल करने के बाद जीरो मैग्नेटाइजेशन शो करते हैं, जिसमें हमारे पास एग्जांपल में वाटर, कॉपर, बिस्मथ, लेड और एंटीमनी शामिल हैं. लास्ट में बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की. सच सब्सटेंसेस इन विच द एटम्स कोऑपरेट विद ईच अदर इन सच अ वे एज सो एज टू exhibit a strong magnetic effect. They are strongly attracted by magnetic field. ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर जो एटम्स है वो एक दूसरे को स्ट्रांगली अप करें और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर शो करें, वो क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक्स कहलाते हैं. और वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जिसमें हमारे पास आयरन, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम डाइऑक्साइड एंड न्यूमेरस अलॉयज, बहुत सारे अलॉयज शामिल हैं जो कि एज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव करते हैं. Last question, question number 11. What is meant by hysteresis loss? How is it is used to construction of a transformer? So, the area of hysteresis loop is the measure of the energy required to magnetize and then to demagnetize the magnetic material. जितना बड़ा लूप एरिया होगा, इसका मतलब है हमें उसको मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है. During this energy is dissipated in the form of heat and is called hysteresis loss. So heat energy जो इसके अंदर loss होती है उसके हम hysteresis loss कहते हैं. The dissipation of this energy depend on the area of hysteresis loss. जितना area ज़्यादा होगा उतना ही loss भी ज़्यादा होगा. Thus magnetic material for which the area of hysteresis loss is small, dissipation of energy is also small, and such material are suitable for construction of core of transformer.
ट्रांसफार्मर के लिए हम कौन से मटेरियल यूज करेंगे? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के आयरन कोर यूज करेंगे जिनको इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया जा सके ताकि हीटिंग लॉस कम से कम हो और ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बेहतर बनाई जा सके। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 17 के डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 17 के डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।